गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सदिशों का योग। सदिशों का योग। तो देखिए, ये तो पीछे टॉपिक में, पीछे लेक्चर में ये पढ़ाया जा चुका है। सदिश, उसका प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, प्रकार, है ना। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सदिशों का योग। तो सदिशों का जो योग होता है, तो सदिशों का योग फल जो पढ़ेंगे वो तो उसके दो नियम होता है। सदिश योग का त्रिभुज नियम एक बोलते हैं, एक सदिश योग का चतुर्भुज नियम, है ना। सदिशों को जोड़ने के लिए सदिश योग का त्रिभुज नियम है और सदिश योग का चतुर्भुज नियम, ठीक है ना। क्या होता है, वैसे मान लीजिए दो सदिश समान दिशा में है तो उसको जोड़ने के लिए आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। और दो सदिश विपरीत दिशा में है तो उसका परिणामी लाना है तो घटाना पड़ता है ना। पर योग का नियम जो है, सदिश के योग के लिए दो नियम है, एक त्रिभुज नियम होता है, एक चतुर्भुज नियम। तो सदिशों के योग के त्रिभुज नियम में क्या होता है देखिएगा। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ठीक। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम क्या कहता है, इसको पहले साधारण शब्दों में समझ लो आप लोग। त्रिभुज नियम ये कहता है कि यदि दो सदिशों को, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो उन तीन भुजाओं में से दो भुजाओं को दो सदिश ले लिया जाए। त्रिभुज की जो तीन भुजाएं होती हैं, उन तीन भुजाओं में से दो भुजाओं को दो सदिश मान लिया जाए, तो उन दोनों का जो योग फल होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। क्या कहा हमने? किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और उन तीन भुजाओं में से दो भुजाओं को दो सदिश मान लो, दो भुजाओं को दो, और उन दोनों सदिशों का जो योग फल होगा वो कौन भुजा होगी? तीसरी वाली भुजा। ये है नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, ठीक है ना। यानी यही दो सदिशों को परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए। यही दो सदिशों को परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए, तो उन दोनों का जो परिणामी सदिश होगा, उन दोनों का परिणामी सदिश जो होगा वो तीसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा विपरीत दिशा में निरूपित होगा। विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, वो ये आय है। जैसे मान लीजिए एक सदिश हमने कहा ये ए है और दूसरा सदिश हमने कहा ये क्या है? बी है, तो ये उन दोनों का क्या कहलाएगा? योगफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर विपरीत दिशा का मतलब ये आया है कि उसकी दिशा ऐसे होगी। जैसे इसको हमने इस प्रकार बनाया, फिर ये बनाया, तो तीसरी भुजा ऐसे नहीं बल्कि ऐसे। बात समझ रहे हैं? जैसे एक ये बनाया, एक ये बनाया, और ऐसे कहते तो विपरीत दिशा ना कहलाता, लेकिन इसकी दिशा क्या होती है? इनके क्रम से उल्टा ना है। इनके क्रम में यदि चलते तो ऐसे होना चाहिए, पर इससे क्या होता है? उल्टा होता है। तो इसलिए कहा गया कि तीसरी भुजा के द्वारा विपरीत क्रम में, ठीक है ना। तो क्या कहा हमने कि इस सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यही दो सदिशों को परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज की, यही दो सदिशों को परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा या दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए, तो उन दोनों का जो परिणामी सदिश होता है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है ना। वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो ये उल्टे क्रम में दोनों का योगफल हुआ, ठीक है ना। तो यही है। तो लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि यही दो सदिशों को परिमाण व दिशा में, यही दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की
दो संलग्न भुजाओं, यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा विपरीत क्रम में, इस नियम के अनुसार ये दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा विपरीत क्रम में व्यक्त किया जाता है। ये जैसे देखो, ये रहा वेक्टर ए और ये प्लस ये रहा वेक्टर बी, तो बराबर ये क्या हो जाएगा, ये ए, ये बी और ये उन दोनों का योगफल है ना। यदि हम पी क्यू आर तो ये ए प्लस बी ये हुआ। ये रहा वेक्टर ए त्रिभुज की एक भुजा, ये रहा वेक्टर बी त्रिभुज की दूसरी भुजा, तो ये रहा इन दोनों का योगफल है ना। इन दोनों का योगफल को आर लिखा जा सकता है या सी लिख सकते हो, जो भी लिख दो, ठीक है ना। मान लिया पी क्यू बराबर वेक्टर ए, क्यू आर बराबर वेक्टर बी, पी क्यू बराबर वेक्टर ए, क्यू आर बराबर वेक्टर बी, पी आर बराबर वेक्टर सी, तो त्रिभुज नियम से पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर पी आर, तनी ए प्लस बी बराबर सी। ये रहा सी का मतलब हमारा यहाँ पर किससे है, योगफल से है। सी हमने किसको माना है, योगफल को माना है। ठीक है ना। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, हमने कहा कि यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जाए, त्रिभुज को दो भुजाओं को दो वेक्टर मान लिया जाए तो तीसरी भुजा उनका योगफल होगा। सीधी सी बात, यदि त्रिभुज की दो भुजाओं को दो सदिश मान लिया जाए तो तीसरी भुजा उन दोनों का क्या होगा, योगफल कहलाएगा। ठीक, ये सीधी सी बात है। मान लिया पी क्यू बराबर वेक्टर ए, क्यू आर बराबर वेक्टर बी, पी आर बराबर वेक्टर सी, तो त्रिभुज नियम से पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर क्या होगा, पी आर, यानी ए प्लस बी बराबर सी। ठीक है ना। त्रिभुज नियम समझ में आ गया। अब चतुर्भुज नियम क्या होता है, सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम। सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम, सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम। अब चतुर्भुज नियम क्या होता है उसको भी देखिए। हाँ देखो, चतुर्भुज नियम में, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, क्लियर है, ठीक है ना। तो चतुर्भुज के नियम के अनुसार, सदिशों के चतुर्भुज नियम के अनुसार क्या करना पड़ता है कि यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए, दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जाए। एक समांतर चतुर्भुज है,
उस समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को वेक्टर ए और वेक्टर बी मान लो। किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं को, संलग्न भुजा मतलब एक दूसरे से जुड़ी भुजा, ठीक है ना। तो एक समांतर चतुर्भुज मान लो, और उस समांतर चतुर्भुज में जो चार भुजाएं होती हैं तो उन चार भुजाओं में से किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं को दो सदिश मान लो। दो संलग्न भुजाओं को दो ए और बी, तो उन दोनों का जो योगफल होगा, उन दोनों का योगफल होगा वो उस चतुर्भुज का विकर्ण होगा। यदि समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा दो सदिशों को व्यक्त किया जाए तो उन दोनों सदिशों का जो योगफल होगा वो कौन होगा? विकर्ण होगा। तो कहेंगे विकर्ण तो दो ठो होते हैं, तो कौन वाला होगा? तो ये जान लो कि वो वाला विकर्ण होगा जो उन दोनों भुजाओं को कट के कटान बिंदु से जाता है। जैसे हमने ये कहा, मान लो ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसको हमने कह दिया वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक। समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा ए और बी को हमने व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो एक विकर्ण होगा। तो कहेंगे सर इसमें दो विकर्ण है, तो एक विकर्ण ये वाला है, एक विकर्ण ये वाला है, तो वो वाला विकर्ण होगा जो दोनों के कटान बिंदु से जाता है। तो ए और बी का कटान बिंदु ये न कहलाएगा, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। तो ए और बी का कटान बिंदु वाला कटान बिंदु कौन होगा? ये होगा। तो यहाँ से जाने वाला विकर्ण ये जो कहलाया वो क्या होगा? दोनों सदिशों का योगफल होगा, ठीक है ना। क्या कहा हमने? यदि दो सदिशों को परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए यानी व्यक्त किया जाए तो उन दोनों का जो परिणामी सदिश होगा वो विकर्ण होगा जो उन दोनों के कटान बिंदु से होकर जाता है, ठीक है। यदि हम मान लीजिए इसको पी क्यू ले लें और इसको ले लें पी एस, क्या ले लें? पी क्यू। ये वेक्टर ए को किस भुजा को माना हमने? पी क्यू को। अब वेक्टर बी किसको माना? पी एस को। तो इन दोनों के कटान बिंदु से जाने वाला जो विकर्ण है वो कौन है? पी आर। तो जो पी आर होगा वो इन दोनों का क्या कहलाएगा? योगफल कहलाएगा। किस नियम से? चतुर्भुज नियम से, ठीक है ना। क्या कहा हमने? यदि दो सदिशों को परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए तो उन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश उस विकर्ण के द्वारा निरूपित होगा जो उन दोनों के कटान बिंदु से होकर जाता है। अब यहाँ चित्र बना देंगे, कह देंगे पी क्यू वेक्टर ए है, पी एस वेक्टर बी है, तो उन दोनों से कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण पी आर जो है वो दोनों का क्या कहलाएगा? योगफल कहलाएगा। बस, ठीक है ना। तो लिखिए, इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की, देखना सुन के लिखना, हो सकता है ना दिखता हो तो, यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश उस विकर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाएगा जो कि उन दोनों के
कटान बिंदु जो उन दोनों के कटान बिंदु से होकर जाता है। ठीक है ना। ये दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश उस विकर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाएगा जो कि उन दोनों के कटान बिंदु से होकर जाता है। ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। तो इसको आगे जब हम बढ़ाएंगे तो ये बनेगा, ये रहा वेक्टर ए और ये इसी को यहाँ पर ला दिए, ये हुआ वेक्टर बी और तो इन ये भुजा। ठीक है ना। ये कहलाएगा ए प्लस बी, ये पी क्यू आर एस। ठीक है ना। ये देखिए, ये जो वेक्टर है ना, किसी वेक्टर को आप उसके समांतर आप विस्थापित कर सकते हैं। इसी को आप सीधे लाओगे तो यहाँ रखोगे तो ऐसा ना हो जाएगा। ठीक है ना। मान लिया पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। मान लिया पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू बराबर वेक्टर ए, पी एस बराबर वेक्टर बी तथा उनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण पी आर बराबर वेक्टर सी है। तो नियमानुसार, कौन सा नियमानुसार? ये समांतर चतुर्भुज नियमानुसार पी क्यू प्लस पी एस बराबर पी आर, तो यानी ए प्लस बी बराबर ये सी। ठीक है। मान लिया पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू जो है वेक्टर ए है और पी एस क्या है, वेक्टर बी है और उनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण पी आर बराबर वेक्टर सी है। ठीक है ना। तो नियमानुसार इन दोनों का योगफल वो विकर्ण होगा, तो वो विकर्ण यानी पी आर बराबर ए प्लस बी। ठीक है ना। तो ये सदिश योग का त्रिभुज नियम हो गया, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम हो गया। और सदिश योग का त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम समतुल्य होते हैं, ये भी जान लो। सदिश योग का त्रिभुज नियम और सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। और आगे हम बताएंगे सदिश, दो सदिशों का परिणामी सदिश का परिमाण एवं उसके दिशा का व्यंजक, है ना। अगला जो टॉपिक आपको अगले वीडियो मिलने वाला है, दो सदिशों का परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा का व्यंजक, बहुत ज़रूरी है। वो सभी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, नीट, जेईई सबसे उससे क्वेश्चन बनेंगे। पूरे फिजिक्स में, पूरे लाइफ में सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी सदिश और दिशा का ज्ञान होना चाहिए। उसके बिना फिजिक्स को समझा नहीं जा सकता है, याद भले कर लिया जाए। ठीक है। तो वो टॉपिक आप लोग कल पढ़ेंगे। उसको पढ़ना है, उसको जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।